नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो के अंदर अध्याय 3 है। इसके अंदर राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो राजस्थान के एक जिला है भीलवाड़ा, उसके अंदर स्थित है। बिजोलिया किसान आंदोलन था वह 3 चरणों के अंदर चला था। आंदोलन का प्रथम जो चरण था वो चला था 1896 से 1915 ईस्वी के मध्य, और दूसरा जो चरण था आंदोलन का द्वितीय चरण था 1915 से 1923 के मध्य, और आंदोलन का तीसरा जो चरण था वह 1923 से लगा के 1941 तक। आइए इसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया था। यानी जब से ब्रिटिश सरकार यहाँ आगमन हुई थी, उसके बाद यहाँ आंदोलनों के अंदर आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अंदर भी परिवर्तन आया। उनके रहने खाने की हर चीज़ का परिवर्तन आ गया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। यानी उनका संरक्षण होता गया अंग्रेजों का, और किसानों के ऊपर वो अत्याचार करने लगे, अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। इस प्रकार के कई कर लगाने भी स्टार्ट कर दिए उन्होंने। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे। यानी अंग्रेजों की जिस प्रकार की नीतियाँ थी, यानी किसानों के ऊपर क्रूर यातनाएं देना, उनसे विभिन्न प्रकार के कर, खिराज, टैक्स वसूल करना, इस कारण जो कुटीर उद्योग थे, यानी छोटे छोटे उद्योग थे, वह बर्बाद होने लगे थे। तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। भूमि पर जो लोग आश्रित थे, जैसे भूमि पर आश्रित कैसे खेती करने वाले लोग थे, तो उनकी संख्या में भी वृद्धि होने लगी। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलनों के रूप में सामने आया। यानी इस प्रकार ये क्रूर यातनाएं करने लगे, तो विभिन्न प्रकार के किसान आंदोलन के रूप में बदला, जिसमें अपन आज पहला अध्ययन करेंगे बिजोलिया का किसान आंदोलन। बिजोलिया एक राजस्थान के अंदर जगह है, भीलवाड़ा जिले के अंदर बिजोलिया है। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यानी उस वक़्त अंग्रेजों के समय अलग अलग श्रेणियाँ हुआ करती थी, ए बी सी इस प्रकार की। उस ए श्रेणी के अंदर ये बिजोलिया आता है। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ की भौगोलिक दृष्टि से भी देख सकते हैं, तो यहाँ के जो किसान थे वह पास वाले राज्यों के अंदर पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। यानी जो अधिकांश वो कुटीर उद्योग बंद हो गए, इस कारण लोगों का जो उद्योग था वह कृषि पर आधारित हो गया। कृषकों में आधारित धाकड़ जाति के लोग थे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, वहाँ के जो कृषक थे उनकी जाति थी धाकड़। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। यानी दिन रात मेहनत करते थे, उनकी कार्यकुशलता के कारण वे प्रसिद्ध हो पाए। जाति के रूप में वे संगठित थे, यानी उनके अलग अलग संगठन भी थे, जातियाँ थी, तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। यानी इस बात में भी विश्वास करते थे। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आ गई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। सन 1894 के अंदर क्या हुआ, वहाँ का एक व्यक्ति था राव गोविंद दास, उसकी मृत्यु हो गई। उसके कारण ये बिजोलिया किसान आंदोलन का उद्भव हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसका प्रथम चरण है 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक था। यानी 3 चरणों में चला था,
जिसका प्रथम चरण था 1897 से 1915 के मध्य। इसमें क्या हुआ था कि इस काल में आंदोलनों का नेतृत्व स्थानीय लोगों ने किया था। सबसे बड़ी बात है, इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया था, उनके द्वारा किया गया। आंदोलन का द्वितीय चरण यानी जो द्वितीय चरण था उसका कालक्रम था 1915 ईस्वी से आरंभ हुआ, जो कि 1927 ईस्वी तक 1923 ईस्वी तक चला। यानी 1915 से 1923 ईस्वी के मध्य चला था दूसरा चरण। और आंदोलन का ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये भी काल इतना ही महत्वपूर्ण था जितना प्रथम चरण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ था। यानी इसके अंदर जो राष्ट्रीय स्तर के जो व्यक्ति थे, यानी कुशल थे, जानकार थे, उनके द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया। जो लोग अनुभवी व्यक्ति थे उनके द्वारा ये संपन्न हुआ था। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया था। यानी जो राष्ट्रीय की मुख्य धारा था स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर चला गया। उसके बाद आता है तीसरा चरण का आंदोलन, पराभव काल था, जो 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ था। यानी इस प्रकार ये 3 आंदोलन चले, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, जो कि बिजोलिया ए श्रेणी का था। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधपुर गांव में एकत्रित हुए थे। एक समय की घटना है, क्या हुआ कि 1897 ईस्वी के अंदर बिजोलिया ठिकाने के अंदर एक मृत्यु भोज की सभा हो रही थी। तो वहाँ के स्थानीय लोग, किसान सब उस गांव के अंदर एकत्रित हुए। उस गांव का नाम है गिरधरपुरा। यहाँ ठिकाने के अत्यंत व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया। यानी उनकी सभा चल रही थी, मीटिंग चल रही थी कि आगे क्या विचार किया जाए इन अंग्रेजों के खिलाफ। उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करे, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। यानी उन्होंने इकट्ठा होकर उदयपुर के महाराजा थे फतेह सिंह, उनसे भी विचार विमर्श किया, लेकिन इस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और परिणाम भी नहीं निकला। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यानी जो किसान विरोधी नीतियां थी उनको अपनाने के लिए बाध्य कर दिया गया। बिजोलिया जागीरदार का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों की बोझ से दबा हुआ था। यानी जो बिजोलिया के जागीरदार किसान जो भी व्यक्ति थे उन पर पहले से ही अंग्रेजों ने कर लगा दिए थे, लागें लगा दी थी। इसी की बोझ से वो दब गया था। अब 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चवरी नाम से लगा दिया था। एक कर का नाम है चवरी कर, जो 1903 के अंदर राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया लगाया था। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, कुछ साक्ष्य में 5 रुपये लेना लिखा है। यानी जिस भी घर के अंदर विवाह हो रहा है तो 13 रुपये उनको कर देना पड़ता था, ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। यानी जो भी वर था, वधू का जो वर होता है, वह राव साहब के सामने उपस्थित होकर उनसे आशीर्वाद लेना, ये भी उन्होंने एक कानून बना लिया था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। यानी उनके अंदर द्वेष भावना विकसित होने लगी किसानों के अंदर। किसानों ने इसका मुख्य विरोध किया। यानी किसानों ने इसका भी बहुत विरोध किया कि ये सब समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। यानी उस समय ऐसी स्थिति बन गई कि किसानों ने अपनी जो कन्याएं थी उनका 2 वर्ष तक
विवाह भी नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी, यानी जो वहाँ के राव थे उन्होंने उन करों को कम किया और नाम मात्र की रियायतें दी, किंतु संतुष्ट आने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। सन 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का नितांत देहांत हो गया, यानी उनका निधन हो गया। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना, यानी कृष्ण सिंह के देहांत के बाद जो बिजोलिया का स्वामी बना उसका नाम था पृथ्वी सिंह। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में भी ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया था। मेवाड़ के अंदर एक कर चलता था उस वक्त, तलवार बंदाई, उसका भी भार जनता के ऊपर डाल दिया था। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख बनाया। जब स्थानीय शासकों ने इनका विरोध किया तो उनके खिलाफ भी विरुद्ध कार्रवाई करने लगी और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। वहाँ के एक नेता थे, किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया और अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार ये अंग्रेजों द्वारा क्रूर यातनाएं दी गई, जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, विभिन्न प्रकार के कर लगा दिए गए। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया, यानी सबसे पहले कृष्ण सिंह, उनका देहांत के बाद पृथ्वी सिंह आया और 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह का भी देहांत हो गया। उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, यानी वयस्क नहीं था राव पृथ्वी सिंह का पुत्र, इसीलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स, यानी एक उपाधि हुआ करती थी कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जिसको अपन महाराणा भी बोल सकते हैं, कि नियंत्रण में चला गया। यानी उनका पुत्र अब अल्पवयस्क था, इसी कारण वहाँ चला गया। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा न हुआ, उनके हालात जस के तस थे। इन हालात में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा हुआ, यानी इस प्रकार ये सब कालक्रम चलता गया। इस प्रकार ये प्रथम चरण पूरा हो गया। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह है, अपने पहले वीडियो के अंदर भी बताया गया है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है, भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। अभी इनकी क्या योगदान रखता है पढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी, यानी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। सबसे पहले उन्होंने एक तरीकेबंद से योजना बनाई कि जो किसानों का जो आंदोलन था उसको एक व्यवस्थित रूप दिया और किसानों का एक संगठन बनाया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन भी किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। भूप सिंह ने क्या किया, विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया गया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गई। माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, यानी सबसे पहले ये विजय सिंह जुट गई, उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा जुट गई। माणिक्यलाल वर्मा जो कि कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आ गई। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। यानी इस प्रकार की देश भावना के कारण माणिक्यलाल वर्मा ने भी नौकरी से अवकाश लेकर विजय सिंह पथिक के साथ सम्मिलित हो गए। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गई। इस कार्य में साधु सीताराम का भी पथिक में बड़ा सहयोग रहा है। इन दोनों का साथ मिलकर एक संगठन हो गया। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। यानी ऊपरमाल एक राजस्थान के अंदर स्थान है, काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। वहाँ के निवासी उन्हें
महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। यानी स्थानीय जो लोग थे उनका नाम, वो उनको महात्मा जी नाम से भी संबोधित करते थे। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पति किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया। सन 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया गया। यानी ये स्थान था ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 के अंदर। उस समय ये तिथि थी हरियाली अमावस्या। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। यानी उन्होंने एक संगठन बनाया और किसानों को बोला गया कि चंदा नहीं देना है अपन को। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायणी पटेल ने ठिकाने के बेगार करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। यानी उन्होंने क्या कर दिया, नारायणी पटेल ने इनकार कर दिया और उनको पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। यानी उन्होंने विरोध भी किया, इससे वो भयभीत होकर उनको रिहा कर दिया गया। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा ये संपादक द्वारा समाचार पत्र था प्रताप। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधित समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ भी खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हो गया। विजय सिंह पथिक ने क्या किया कि गणेश शंकर विद्यार्थी था, उससे संपर्क किया। वह एक समाचार पत्र का प्रधान संपादक था जिसका नाम था प्रताप। उसने एक स्थायी स्तंभ भी खोल दिया, जिसके फलस्वरूप जो भी किसान थे उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी ने क्या किया, उनको आमंत्रित कर दिया विजय सिंह पथिक को बम्बई के अंदर। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया। विजय सिंह पथिक ने क्या किया कि ये सब बातें थी जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, इन सब बातों को गांधी जी के समक्ष इन्होंने क्या उन सभी को बताया, जिससे गांधी जी भी प्रभावित हुए। इस सभी घटनाओं को देखकर गांधी जी प्रभावित हो गए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा। जब गांधी जी को इस बात का पता विजय सिंह पथिक ने बताया तो उनके एक सचिव हुआ करते थे महादेव भाई, उनको इस स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा गया। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था और गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। यानी गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों की रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। यानी ब्रिटिश सरकार का ये मानना था कि इनको रियायतें देने की अभी कोई स्थिति नहीं है, इनके उनके पक्ष में नहीं है। सने सने यानी धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। ये महत्वपूर्ण लाइन है। अगस्त 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, जो 1921 ईस्वी में भयंकर रूप ले चुका था। एक साल के बाद में स्थिति काफ़ी खतरनाक होगी। इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। यानी जगह जगह पर किसानों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिए।
इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया। यानी इससे प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसमें एजीजी, रॉबर्ट हॉलैंड, उनके सचिव आग्लवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विलिकल्सन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाव चंद्र चटर्जी, राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। ये सब व्यक्ति उसी समिति के अंदर रखी गई। लंबी विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी सन 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता हो गया। यानी अंतिम रूप से किसानों और ब्रिटिश सरकार के जो अफसर थे उनके मध्य समझौता हो गया। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई। किसानों और ब्रिटिश सरकार के अंग्रेज अधिकारियों के मध्य जो समझौता हुआ उसके अंदर क्या मेन बातें दी। एक तो उनकी जो 35 लागें थी यानी कर थे उनको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ समझौते के प्रति उदासीन हो गया। बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी। लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 26 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ से गुजारा था। यानी उस वक़्त बहुत किसानों को नुकसान हुआ था। मार्च 1927 ईस्वी में किसान पंचायत हुई जिसमें रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, ये राजस्थान के बहुत बड़े व्यक्ति थे। प्रतीक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। यानी क्या हुआ कि सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर के महाराणा हुआ करते थे उनसे समझौता कर लिया 20 जुलाई 1931 को। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन भी नहीं किया। पहले समझौता हो गया उसके बाद इसने पालन भी नहीं किया। किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रचार हो रहा था तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए कुछ पहल आवश्यक थी। यानी ये सब स्थिति थी उस वक़्त की। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था। उस समय 1941 में क्या था कि मेवाड़ के एक दीवान हुआ करते थे जिनका नाम था टी विजय राघवाचार्य। उन्होंने क्या किया, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया स्थिति देखने के लिए भेज दिया गया, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। यानी किसानों के अंदर जो कौन सी समस्या चल रही है उनको समझने के लिए डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जो उस वक़्त के राजस्व मंत्री थे उनको भेजा गया। किसानों को उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हुआ गया। इस प्रकार आज अपने इस वीडियो के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा है। इस प्रकार अगला आंदोलन अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।